नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो जो हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पर बात होती है बाजार के एक ऐसे दिग्गज से जो बाजार की मौजूदा चाल को भांपते हैं और उसके मुताबिक आपको सलाह देते हैं। इसके अलावा आपके निवेश पोर्टफोलियो में कहां बदलाव करने का वक्त आ चुका है, इस पर भी आपको समझाइश देते हैं। बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। निवेश की एबीसीडी, बहुत समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है और ऐसे में हमने काफ़ी कुछ देखा खबरों के लिहाज से। चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद अब सबको इंतज़ार है बजट का और आने वाले तिमाही नतीजों का। लेकिन इन सबको थोड़ा सा अगर हम साइड में रखकर हाल के बारे में बातचीत करें, आपसे तो वैसे शॉर्ट टर्म बातचीत हम नहीं करते, हमेशा एक रणनीति और योजनात्मक तरीके से स्ट्रैटेजीज की बातचीत होती है निवेशकों के लिए। लेकिन क्योंकि आपकी इतनी पकड़ है बाजार को समझने को लेकर, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि आप बाजार को इस माहौल में कैसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं और आपका हाउस व्यू क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, न सिर्फ चुनाव नतीजों को लेकर बल्कि अब जिस रफ्तार की हम सब बातचीत कर रहे थे रिफॉर्म्स को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर और एक विजन को लेकर जो कि शायद भारत में बनता हुआ हम देख रहे थे। क्या महसूस कर पा रहे हैं आप, क्या भाप पा रहे हैं? जी, कविता जी, ये बहुत सारे सवाल एक साथ आप पूछे हैं। मैं इसको थोड़ा हिस्सों में बांट के उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो मैं जिसका उत्तर देना चाहूंगा वो है हिंदुस्तान की दिशा आने वाले दशक में, और जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे थे, क्या वो जारी रहेंगे या उनमें कुछ रुकावटें आएंगी। मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स अपने आप में जरूर कहीं ना कहीं बढ़ते रहेंगे। रुकावट हमें ऐसा नहीं लगता कि आनी चाहिए इस वक्त। हालांकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन जो दो दल जो बहुत अहमियत रखते हैं इस कोएलिशन में, दोनों ही अपने आप में रिफॉर्म्स या प्रो रिफॉर्म्स आप कह सकते हैं, उनकी खुद की सोच भी है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ रिफॉर्म्स में खासी रुकावट आनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं समझता हूं कि जो नतीजे आए हैं सरकार को मजबूर करेंगे कहीं ना कहीं एक कमजोर वर्ग की तरफ देखने के लिए। सरकार ने अपने आप में जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो रही हैं प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम सब ने जो है ये देखा है कि प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर कहीं ज्यादा रहता है। तो अपने आप में सरकार ने हालांकि पॉलिसी सही रखी, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा थोड़ा फाइनेंशियली चैलेंज रहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी तरफ भी अब ध्यान देना पड़ेगा, प्रो कंज्यूमर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बजट कंजम्पशन की तरफ डाइवर्ट हो जाए, जो कि पहले अनुमानित था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके कई जो खेमे हैं, पावर, रेलवे, डिफेंस की तरफ रहेगा। थोड़ा कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो सकती है। और जीडीपी का जो एक बैलेंस है वो हमें कहीं ना कहीं आता हुआ वापस दिखाई देगा। पिछले 2 सालों में जीडीपी का एक बहुत बड़ा इंजन था, वो था गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कंजम्पशन बहुत कमजोर रहा है पिछले 2 सालों में, और हमारे अनुमान में अब ये कंजम्पशन जो है थोड़ा ऊपर आएगा। सरकार को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और कंजम्पशन से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमें लगता है अब एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। मैं सेल्स और प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं शेयर प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक पॉजिटिव ग्रोथ हमको कंजम्पशन में देखने को मिलेगी ओवरऑल। जी, तो इस एक थीम और इस एक सेक्टर के अलावा ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं बाजार में जहां पर आपको लगता है कि जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कुछ ऐसे एरियाज जो कि अभी भी आइडेंटिफाई अगर हुए हैं तो उस पर कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ये इलेक्शन मैंडेट के बाद की सूरत हाल कंजम्पशन के अलावा जो आपको महसूस हो रही है, लग रही है? देखिए, जहां तक फ्रॉड की बात है, अब मैं एक बहुत जेनेरिक व्यू आपको दूं वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सारे डिफेंस सेक्टर में फ्रॉड है वो भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ डिफेंस कंपनीज इस वक्त भी हमें ठीक लगती हैं। लेकिन अगर आप बहुत जनरलाइज तरीके से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा उत्तर ये होगा कि डिफेंस क्षेत्र में, पावर क्षेत्र में और इन जनरल पीएसयूज में वैल्यूएशंस अपने एक एवरेज स्तर के कहीं ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चिंता का विषय जरूर है हमारे लिए। हमको यहाँ पे वैल्यूएशंस
बिल्कुल अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही हैं। जहां तक आप बात करें कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा कंफर्ट है, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा बैंकिंग क्षेत्र का, और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। हमारा ये मानना है कि ना केवल बैंकिंग सेक्टर में, बट अगर आप पूरे अ, हिंदुस्तान की कंपनीज के बारे में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो हैं वो बैंकिंग क्षेत्र में है, निजी बैंकिंग क्षेत्र में है। और अगर आप उनके वैल्यूएशंस देखें तो हालांकि अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है अपने 10 साल और 15 साल के एवरेजेस से, लेकिन आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसी 10 साल और 15 साल की एवरेज के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट जो है दो खेमों में बटा हुआ है इस वक्त, और जो डिस्काउंट वाला खेमा है उसके अंदर जो सबसे पहला नाम हमको सामने दिखाई पड़ता है वो यही है, निजी क्षेत्र के बैंक्स। और इनका आउटलुक, इनकी सॉलिड बैलेंस शीट, इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब इस वक्त बहुत ही कंफर्टेबल स्तर पे हैं। हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते हैं, ये बैंक्स जो हैं इसके फोर फ्रंट पे हैं, ना केवल बैंकिंग के रूप में, बल्कि एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, वेल्थ, ये सब भी ये बैंक्स के अंदर मैं समझता हूं कि बहुत बड़े एक प्रॉफिट ड्राइवर्स रहेंगे आने वाले दशक में। सो ये सबसे बड़ा सेक्टर है। दूसरा सेक्टर कंजम्पशन। कंजम्पशन के बहुत अलग अलग रूप हैं। कंजम्पशन के अंदर हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी देखते हैं, स्टेपल्स और भी देखते हैं, ड्यूरेबल्स भी देखते हैं। हमें लगता है कि ये सारे सब सेक्टर्स अंडर द ओवरऑल कंजम्पशन थीम आने वाले सालों में मजबूत रहेंगे। वैल्यूएशंस यहाँ बहुत सस्ते नहीं हैं, लेकिन एवरेज के दायरे के अंदर ही हैं, एवरेज के स्तर से थोड़ा ऊपर या नीचे है। जी। तो हम यहाँ पर छोटे मझोले और ग्रामीण क्षेत्र पे ज्यादा तवज्जो भी होता हुआ देखेंगे, न सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को लेकर बट कंपनियों के रुझानों को लेकर भी। क्या ऐसा मानना सही होगा अजय सर? देखिए, कंपनीज को अपनी रणनीति बदलना हमेशा इतना आसान नहीं रहता है। कई कंपनीज हैं जिनका टिल्ट नेचुरली थोड़ा सा रूरल इंडिया के ऊपर है। ऐसी कंपनीज को आने वाले सालों में फायदा रहेगा। जैसा मैंने कहा कि कंजम्पशन एक लैगार्ड रहा है, और रूरल एरिया के अंदर जरूर आप खुद इस चीज को कवर कर चुके हैं। रूरल एरिया में कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर रहा है पिछले 1-2 सालों में। सरकार का मुझे लगता है प्रयास रहेगा इस स्ट्रेस को कम करने का, और कुछ एक ऐसी पॉलिसीज आएंगी जिससे कि जो है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी में कुछ जो है मजबूती देखी जाए, कुछ ग्रोथ देखी जाए। जिन कंपनीज के बिजनेस मॉडल ऐसे क्षेत्र से लिंक्ड हैं और ऐसे वर्ग से लिंक्ड हैं, उनको आने वाले सालों में फायदा रहेगा। जी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सालों में ऐसी कंपनीज को कमजोरी भी महसूस हुई है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया है। आने वाले सालों में ये रिवर्स होने की उम्मीद है। जी। अजय सर, अगर हम हमारे घरेलू निवेशकों की बात करें या अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से एसआईपी के नंबर्स हमें हर महीने रोजाना बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बात सराहनीय तो है। लेकिन अभी भी उतना दमखम नहीं है कि हम एफआईआईज को बिल्कुल भी इग्नोर कर सकें। ऐसा नहीं है कि उनका चले जाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी हमें ज़रूरत है। हालांकि अब जिस तरह से हमें बिकवाली दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा फेज है जहां पर वो फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं? चाइना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ही चुका है पूरे इमर्जिंग मार्केट बास्केट में। हम देखें, भारत हमेशा से एक प्रीमियम पे था, लेकिन अब बजट में क्या अनाउंसमेंट होती है, क्या क्या नीतियां सामने आती है, क्या आपको लगता है कि एफआईआईज का ध्यान अब ज़्यादा इस पर होगा और उसके बिना पर हम पैसा वापस आता हुआ देखेंगे? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है कविता जी। मैं इसको थोड़ा फंडामेंटली एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम ओवरऑल मार्केट ओनरशिप को दो बड़े कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करें, एक है हमारे घरेलू निवेशक जो म्यूचुअल फंड, ज्यादा करके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना निवेश बाजारों में करते हैं, और दूसरे हैं बाहरी निवेशक, फॉरेन निवेशक। जहां तक घरेलू निवेशकों की बात है, हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि ज्यादा करके हाउस होल्ड्स अपना पैसा हिंदुस्तान के बाजारों में लगाते हैं, या तो इक्विटीज में, फिक्स्ड इनकम में, गोल्ड में या रियल एस्टेट में। हिंदुस्तान के बाहर
पैसा भेजना अभी भी बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, और हिंदुस्तान के बाहर अमूमन इंडियन हाउस होल्ड्स की सेविंग्स बहुत कम है। तो अगर मार्केट बढ़ता भी है, एक्सपेंसिव भी रहता है, तब भी हम देखते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड्स और इंडियन सेवर्स जो है बाजारों के अंदर अपना निवेश जारी रखते हैं, और इसी के चलते एसआईपी नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़े, अगर बाजारों में कुछ गिरावट देखने को मिले, कुछ एसआईपी कैंसिलेशंस हो, तो इसलिए इस नंबर में कुछ गिरावट आए, लेकिन मूल रूप से मैं समझूंगा कि एसआईपी के नंबर अपने आप में स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रहेंगे। जहां तक हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं, उनके पास बहुत विकल्प हैं। वो हमेशा निवेश करने से पहले एक कंपैरिजन करते हैं कि हिंदुस्तान के बाजार अट्रैक्टिव हैं चाइना के मुकाबले, या इंडोनेशिया के मुकाबले, या मेक्सिको के मुकाबले, या टर्की के मुकाबले, तो उनके पास कहीं ज्यादा विकल्प हैं। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर हम चयन करें पिछले 2 सालों का, ओवर अ 2 ईयर पीरियड, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है करीबन शून्य के करीब रही है। 2022 में एक बहुत बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला। 2023 के अंदर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आया, और पिछले 4-5 महीनों में वापस से आउटफ्लो हुआ है। तो अगर हम 24 से 30 महीनों की बात करें, तो ये आंकड़ा शून्य के नजदीक ही है। कोई नेट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं हुई है। अब इसका ये मतलब निकालना कि देखिए हो सकता है कि हिंदुस्तान अट्रैक्टिव नहीं है, हो सकता है कि जो है क्या कहते हैं उनके पास अच्छे विकल्प कहीं और हैं। मैं समझता हूं ये सबसे ज्यादा स्वाभाविक है इस तरह से सोचना। लेकिन हिंदुस्तान की फंडामेंटल पोजीशन को सामने रख के अगर हम देखें, और हमारे जो ग्रोथ आउटलुक आने वाले कई सालों में है उसको देखें, प्लस जियोपॉलिटिकली जो हिंदुस्तान इस वक्त वेस्ट के नजदीक पहुंचा है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड सो ऑन, मुझे लगता है कि देर या सवेर फॉरेन निवेशक वापस हिंदुस्तान के बाजारों में आएंगे। मे बी वैल्यूएशन का वो इंतजार कर रहे हैं, राइट वैल्यूएशन का पे वो अपना इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं समझता हूं कि फॉरेन निवेशक हिंदुस्तान के अंदर ओनरशिप बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए जैसा मैंने बोला कि अगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं है और उनको किसी और जगह पे वैल्यूएशंस बेहतर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो यहाँ की बजाय किसी और देश में अपना निवेश कर रहे हैं। जी, तो स्ट्रक्चरली एसआईपीज थोड़ा अप एंड डाउन रह सकती हैं, बट डायरेक्शनली स्ट्रांग रहेंगी। इसके अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलती है, पिछले 10 सालों में भी ये रहा है, और मुझे लगता है कि मूल रूप से ओनरशिप उनकी भी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन उनके पास कई और ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसका वो चयन करने के बाद ही किसी भी कंट्री में निवेश करते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा और हम विदेशी बाजारों को समझते हैं और ब्याज दरों के समीकरण को समझना चाहेंगे अजय सर, क्योंकि एसआईपी लोग सभी भले करें ना करें, लेकिन लोन हर कोई लेता है, और जो ऊंची ब्याज दरें हैं फिलहाल वो सभी को परेशान कर रही है क्योंकि उनकी ईएमआई कम नहीं हो रही है। हमारे सामने मॉनसून खड़ा है, लानीनो अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि एक्टिवेट हो गया है, अच्छी बारिश अबव एवरेज होने का अनुमान है। हालांकि अभी छुटपुट जगहों पर बारिश शुरू हुई है, पूरे भारत को कवर नहीं किया है। उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में अच्छी खासी बारिश हो। यूएस में इलेक्शंस है, वहां पर अब बाकी बचे इस साल में लगभग एक रेट कट की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अगेन ये बहुत हद तक डेटा डिपेंडेंट है। ब्याज दरों को लेकर आपको अब समीकरण कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एसआईपी लोग अपनी बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन ईएमआई के बोझ तले अभी भी जो है वो दबे हुए हैं। बताइए कैसे समझेंगे आप इसको और कैसे समझाएंगे? जी, हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो चुके हैं ग्लोबली, और अब यहाँ से वो उनकी डायरेक्शन जो होगी वो इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ होगी। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने, ईसीबी ने पहला डिसीजन दिया है, कैनेडियन सेंट्रल बैंक ने डिसीजन दिया है, यूएस फेड ने अपना डिसीजन रेट कट्स के लिए अभी फिलहाल थाम के रखा हुआ है। हो सकता है कि सितंबर के महीने में या फिर नवंबर के महीने में वो इंटरेस्ट रेट काटे, लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक कर चुके हैं और यहाँ से डायरेक्शनली वो गिरेंगे। जहां तक हिंदुस्तान की ब्याज दरों की बात है, हमें इंतजार करना पड़ेगा फेड के रेट कट के लिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक हिंट दे चुका है कि देखिए हम यूएस फेड से पहले अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो रुपए के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है। सो हमें इंतजार करना होगा फेड रेट कट का, लेकिन अभी इंतजार के क्षण ज्यादा
लंबे नहीं हैं। विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, एट बेस्ट 6 महीने के अंदर अंदर हमें रेट कट साइकिल के अंदर हम एंटर कर जाएंगे और 2025 में निरंतर ये रेट कट्स लगे रहेंगे।